नमस्कार दोस्तों। आज हम किसी फ़िल्म की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे एक कथा संग्रह की। कुछ यूँ हुआ उस रात। 10 जनवरी को अपनी मित्र प्रगति गुप्ता से बहुत लंबे अरसे बाद मेरी मुलाकात होती है। हम दोनों की दोस्ती के बीच किसी समय का व्यवधान ज़्यादा कुछ असर नहीं डाल पाता। हाँ, ये अवश्य कहना चाहती हूँ कि मेरी ये दोस्त अब हिंदी साहित्य के शीर्ष पर विराजमान हो चुकी हैं। उनकी साहित्यिक सेवा के अनेक-अनेक कीर्तिमान बन चुके हैं, जिन्हें आप मुझसे ज़्यादा सुधीर पाठक और साहित्य प्रेमी बखूबी जानते और मानते भी हैं। बहरहाल साहित्य प्रेम जो प्रगति का था, वो साहित्य सेवा की लंबी यात्रा में लेखन पर केंद्रित होकर इतनी बड़ी लेखिका वो कब बन जाती हैं, ये देख कर के समझना और जानना बेहद चमत्कृत करता है। उनकी लेखनी की धार निरंतर पैनी और असरदार होती रही। सिर्फ लिखने के लिए ही प्रगति ने नहीं लिखा है, अपितु उनकी कहानियां उनके भीतरी भावावेग के अविरल प्रवाह में स्वतः स्फूर्त सरणी की नाई कागज कलम का सहारा लेकर पुष्कलाकार में कथा संग्रहों के रूप में आकार लेती रही है। मैं अपनी दोस्त के इस गॉड गिफ्ट से बेहद सुखद आश्चर्य से सराबोर होकर अभिभूत भी हो रही हूँ। इसके लिए ईश्वर का कोटि कोटि नमन और अपनी दोस्त को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूंगी। प्रभात प्रकाशन से निकला हुआ ये संग्रह कुछ यूं हुआ उस रात मुझे मेरी मित्र प्रगति ने इस बार भेंट किया। उसे पढ़ने के क्रम में बहुत कुछ विचारावली दिल और दिमाग में लगातार जन्म लेती रही। उनमें से ही कुछ एक जो आज इतने दिनों बाद उन्हें लिपिबद्ध करते समय भी मेरे जहन में दर्ज है, वो आपसे साझा कर रही हूँ। प्रभात प्रकाशन से निकले इस संग्रह कुछ यूं हुआ उस रात। इस संग्रह को मुझे मेरी मित्र प्रगति ने जोधपुर की इस यात्रा के दौरान मुझे इस अवसर पर मुझे भेंट किया। उसे पढ़ने के क्रम में बहुत कुछ विचारावली दिल और दिमाग में जन्म लेती रही। उनमें से कुछ तो आज इतने दिनों बाद भी लिपिबद्ध करते समय मेरे जहन में जैसे दर्ज है, और मैं उन्हीं को लेकर के आपसे यहाँ मुखातिब हूँ और आपसे साझा कर रही हूँ। प्रगति गुप्ता ने अपने मन की बात में एक बार कहा था, जहाँ बहुत कुछ टूटा या टूट रहा है उसकी मरम्मत भी की जा सके, यही लेखक की जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ कर्म है। आपने इस कहानी संग्रह की अधिकांश कहानियों में उसी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। इनके लेखन कर्म की यही विशिष्टता इन्हें अपने समकालीनों से बहुत विशिष्ट बना देती है। कुछ विस्तृत चर्चा इस संग्रह की चुनिंदा कहानियों की जरूर करना चाहूंगी। यूं तो संग्रह की सभी कहानियां किसी न किसी रूप में प्रभावित जरूर करती हैं, मगर मेरी अपनी पसंद की सीमा के चलते मुझे कुछ कहानियां विशेष तौर से बांध पाई हैं, और थोड़ा पक्षपाती होकर यहाँ मैं उन्हीं का जिक्र करूंगी। दोस्तों, महिला का प्रबुद्ध, संस्कारित या गंभीर होना भी उसके लिए एक सजा का सबब बन जाता है। सजा अकेलेपन को झेलने की, सजा पूरे समाज से कटकर एकाकी तन्हा जीने की, सजा आम लोगों के गॉसिप का केंद्र बनकर उनकी फुसफुसाहट का मुद्दा बन जाने की। ऐसी ही सजा याफ्ता पात्र है खामोश हमसफर की नायिका स्मृति। उसका मन कपड़े लत्तों और जेवर की बातों में कम रमता था। ऐसी बातें उसके मन की सहजता को हर लेती थी। ये उनकी कहानियों से ली हुई पंक्तियां हैं। पति के घर में सहज आत्मविश्वासी स्मृति की कोई कद्र ही नहीं थी। उसके लिए तो पढ़ने वाली और पढ़ाने वाली गंभीर गुणों से भरी हुई स्मृति ऑड मैन आउट ही थी। क्षमा कीजिएगा, उसके लिए तो गंभीर गुणों से परिपूर्ण पढ़ने लिखने वाली स्मृति जो है वो ऑड वन आउट ही थी। ऐसे अस्वीकार भरे माहौल में रहते हुए बच्चों की संतुलित परवरिश तक स्मृति के लिए बहुत विकट रही थी। घर परिवार की शांति के लिए खुद को होम करती स्मृति के स्वप्न, उसकी आकांक्षाएं, उसकी कामनाएं, सभी कुछ क्षणे क्षणे हाशिए पर जाती हुई अंततः उसके मन के भीतर कहीं गहरे दुबक चुके थे। सिर्फ और सिर्फ खुद को जिंदा रखने और अपने भीतर की जीवनी शक्ति को बचाए रखने के लिए उसने किताबों का सहारा जरूर लिया। उसकी दोस्त, उसके हमसफर, उसकी राजदार, सभी कुछ उसकी अपनी किताबें ही थी। बहरहाल किताबों की इस दोस्ती के साथ ही साथ सब कुछ होते हुए भी पति पत्नी के बीच पसरा हुआ अबोला उनके बीच के प्रेम को जैसे सोख चुका था। स्मृति के लिए तो प्रेम को जिए बगैर उसमें उतर पाना शायद संभव ही नहीं था। उसका मानना था कि बिना किसी प्रेम के देह की तृष्णा भी शांत नहीं होती। पति पत्नी के बीच कभी प्रेम का
कोई अंकुर पुष्पित पल्लवित होना तो दूर, शायद फूटा तक भी नहीं था, बल्कि ना चाहकर भी उनके बीच बगैर प्रेम वाला ये जो शारीरिक संबंध हुआ, वे तृष्णा की अनचाही पौध खड़ी कर देता था, उनके रिश्तों में पसरे हुए मौन को जो और भी गहरा देता था। ये स्मृति की पंक्तियां हैं। प्रगति गुप्ता की लेखन क्षमता बहुत अद्भुत है। उनके असंख्य उदाहरण दिए जा सकते हैं। शब्द शक्ति के त्रिगुणात्मक स्वरूप और उसमें प्रयुक्त शब्दों की गहराई उनकी बड़ी खासियत रही है। दोस्तों, प्रगति गुप्ता के सूत्र वाक्यों से मुझे कभी कभी स्वनाम धन्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की सूत्रात्मक शैली का स्मरण हो आता है। इस कहानी से उदाहरण देना चाहूंगी। उनके रिश्तों में फैली चुप्पी दिमाग की फैलाई बिसात का हिस्सा थी, ताकि किए समझौते उलझन ना बढ़ाएं, कोट अनकोट है। भावात्मक मगर तार्किक रूप से पुष्ट वाक्य इनकी कथात्मक शैली का वैशिष्ट्य है। एक उदाहरण यहाँ दृष्टव्य है। शादी के कुछ सालों बाद ही दोनों को एहसास हो गया था कि दोनों उत्तर दक्षिण हैं। तभी तो उन्होंने कभी प्रेम से बंधने बांधने जैसी कोशिश ही नहीं की। ये भी कोट अनकोट। इसी कहानी में ही इसके कई उदाहरण हैं। जैसे उनके रिश्तों में अनगिनत लक्ष्मण रेखाएं स्वतः ही खिंचती चली गई थी। अपनी बेचारगी तो स्मृति ने अनेकों बार महसूस की, मगर वो कोई साहसी कदम नहीं उठा पाई। उसकी मायूसी को पुष्ट करती हुई ये पंक्तियां भी देखने लायक हैं। स्मृति बहुत अच्छे से जानती थी कि पढ़ने लिखने वालों की चुप्पियां चीख चीख के जताने वालों से अधिक बोलती हुई सुनाई देती हैं, अगर उन्हें सुनने और पढ़ने वाले हों। अपने मन की पीड़ा और अवहेलना भरे अपमान को किताबों के सहारे की आड़ में भी वो भुला नहीं पाती थी। कोट कर रही हूँ, तभी तो बहुधा किताबों से मिली शांति और खुशियां विभिन्न मुखौटे लगाकर उसके शांत होने के तरीकों का उपहास कर छलती हुई महसूस होती थी। बहुत सारे उदाहरण हैं, मगर समय की अपनी एक सीमा है। अगली कहानी अधूरी समाप्ति शीर्षक की कहानी पढ़कर एक अजब गजब सी पीड़ा और क्षोभ हृदय में परिव्याप्त हो जाता है। फेसबुक का सामान्य परिचय कोरोना काल के भयावह मंजरों के बीच दिल की दूरियां मिटाकर दो अजनबियों के बीच किसी आत्मिक प्रगाढ़ संबंध की नींव तो रखने में कामयाब होता है दोस्तों, मगर उन परिस्थितियों की विकटता उन नवांकुरित नेह पुष्पों को पल्लवित होने से पहले ही जैसे मटिया मेट कर देती है। कहानी का अंत यही नहीं हो जाता। यहाँ से कहानी दूसरी यात्रा पर ही लिए जाती है। इस सफर में गुथा सस्पेंस उसे एक अनोखी कहानी बना देता है। किसी प्रेम कहानी से सर्वथा अलग इस कहानी में अपराध, धोखा, लालच, कुटिलता, ऐसी तमाम बुराइयों के बरक्स इंसान की भीतरी तहों में कहीं गहरे छुपे हुए सद्गुणों की परख, अच्छाई और सराहना, ईमानदारी से कमियों को स्वीकार करने की गाथा हमें सुनाती है। शमशान वैराग्य की बात तो हम सभी अक्सर कहते सुनते आ रहे हैं, मगर कोरोना काल में जिंदगी के आसपास से मंडराती मौत के तांडव ने अच्छे अच्छों को सच का सामना करना सिखा दिया था। दोस्तों, संग्रह की कथा टूटते मोह वर्णनात्मकता का पुट कुछ ज्यादा ही लेकर चलती है। शायद इसीलिए मुझे महसूस हुआ कि अन्य कहानियों की भांति इस कहानी का स्वाभाविक विकास न हो पाना कुछ कुछ अखर रहा था। संग्रह की एक और कथा है फिर अपने लिए। एक ऐसे परिवार की कहानी है जहां प्रेम विवाह करके मां बनी इरा कभी उस घर परिवार के सास ससुर पति तो छोड़ो प्रकृति की मार की शिकार अपनी मासूम बधिर मूक बधिर बेटी के प्रति भी कोई जुड़ाव महसूस नहीं करती। लिहाजा वो अंततः सब कुछ छोड़कर डिवोर्स ले लेती है। पति इंद्रनील अपने प्रेम विवाह की कीमत चुकाते हुए आत्मसमर्पण कर देते हैं और बगैर किसी विरोध के न सिर्फ तलाक के कागज पर हस्ताक्षर कर देते हैं, बल्कि सहर्ष उस गूंगी बहरी बच्ची की परवरिश का जिम्मा भी उठा लेते हैं। उसके बाद शुरू होता है एक अंतहीन तपस्या का लंबा सा दौर, या कहूं कि एक लंबी लड़ाई का दौर। इंद्रनील अपनी उम्र दराज माँ और बूढ़े पिता के सहयोग से इस गूंगी बहरी मासूम बच्ची की न सिर्फ देखभाल करते हैं, बल्कि उसकी शारीरिक दिव्यांगता के बावजूद उस बच्ची को पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बना देते हैं।
सालों की मेहनत मशक्कत के बाद वो बच्ची अपने पैरों पर खड़ी होकर एक नामी गिरामी पार्लर में हेयर स्टाइलिस्ट बन जाती है। इशिका अपने जीवन से बहुत खुश थी। उसके बाबा और दादी का स्नेहिल पालन पोषण और पापा की असंख्य त्याग, समर्पण और मार्गदर्शन की छांव तले बड़ी हुई इशिका अपनी ही तरह से किसी सामान्य बच्ची से परिपूर्ण अनुभव स्वयं को करती थी। मगर अचानक एक दिन पार्लर में अपनी माँ इरा को देखकर उसके शांत समंदर से जीवन में जैसे उद्वेलन की अनंत लहरें से उठने लगी थी। पर हमेशा की ही तरह समझदारी से संपन्न अपने भरे पूरे पिता की छाव में आज भी उसे उस भंवर जाल से बचने के रास्ते सुझा देते हैं। साहित्य में माँ की मेहनता महानता की तो अनंत कहानियां हैं दोस्तों, लेकिन पिता की महत्ता की कथा दिल को गहरे तक छू जाती है। जी हाँ, इस पर न कभी साहित्य ने लेखनी चलाई, न कवियों ने काव्य लिखे। लोक से बिल्कुल कहना चाहिए हटकर इस कथा को लीक से हटाकर के प्रगति गुप्ता ने जो लिखा है वो बधाई की पात्र हैं। एक और कहानी है कुछ यूं हुआ उस रात। ये कहानी बहुत सस्पेंस के साथ है, इस पर भी चर्चा हमें करनी चाहिए क्योंकि कहानी का शीर्षक इसी पर टिका और बहुत बेहतरीन कहानी है। आधी रात के सुई पटक सन्नाटे को चीरती एक अनजाने से मोबाइल से किसी किशोरी की व्यथा कथा पर आधारित 10 पन्नों की इस लंबी कहानी में प्रारंभ से लेकर अंत तक एक अजब गजब सा सस्पेंस है। हमारी युवा पीढ़ी के जीवन की जो विडंबना इस कहानी में वर्णित है वो पढ़ने लायक है। मुझे लगता है कि कथा नायिका तिलोत्तमा के रूप में जैसे कथा लेखिका प्रगति गुप्ता ने अपना ही स्वरूप हूबहू इस कथा में व्यक्त किया है। काउंसलिंग करने वाली डॉक्टर प्रगति कहानीकार के रूप में भी इस रचना में काउंसलर की भूमिका अदा कर रही हैं और किस बेहतरीन तरीके से वो इस बच्ची की मानसिक स्थिति को डील कर दिए हैं, ये आपको पढ़ने लायक है और जरूर पढ़िएगा। बल्कि मुझे ये लगता है कि आज की युवा पीढ़ी को भी इस कहानी को जरूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों, बहुत ज्यादा कहानी की चर्चा करके मैं स्पॉइलर नहीं बनूंगी। अगर आप इस कहानी संग्रह को पढ़ेंगे और इस कहानी को पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि मेरी बातों पर आप खुद भी इसे स्वीकार करेंगे। और एक निवेदन के साथ मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करना चाहती हूँ दोस्तों कि मैं प्रोफेसर अनीता नायर हिंदी की डीन हूँ, लेकिन इस संग्रह को पढ़कर के मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत कुछ इस कहानीकार से सीखने को मिला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मित्र प्रगति गुप्ता का, और आप सबसे निवेदन कि जरूर कहानी को पढ़िएगा, संग्रह को पढ़िएगा और अपनी जो भी टिप्पणी है, राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।